गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टायर 3 का 17वां सेट लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का है। लाइक दैट हम कहेंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा जो भी जनरली क्वेश्चन है, या हम कहेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं लगभग सभी एग्जामों में, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नजर आएंगे, लेकिन हैं ये बहुत ही इजी। तो हम कहेंगे कि डिफिकल्ट नजर आएंगे लेकिन हैं ये इजी। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये रहा कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देते हैं, ये समझ में आएगा कि ये तो हमारे दैनिक जीवन के तहत जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर इसे हम नहीं जानते हैं तो समझ लो फूड एंड न्यूट्रिशन का कोई भी चीज हम नहीं जानते हैं। तो जो जनरल चीजें हैं, जनरल चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी ये दैनिक जीवन में हमेशा यूज होने वाली चीजें हैं जिसे हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो इस आवश्यकता के आधार पर ही हम कहेंगे कि ये सब हमारे क्या है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम लोग डिफिकल्ट के रूप में लेते हैं क्योंकि हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि ऐसे से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या हम कहेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, इस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन है वो होता जनरली है। मीन्स जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती है और उन्हीं के अनुरूप वो क्वेश्चनों को उठा करके डाल देता है। तो उसके दिमाग में जो चीजें चलती रहती है हमेशा वो चीजें हो जाती है जनरल। और उस जनरल के तहत हम लोग जो है क्या करते हैं, केवल अपने सिलेबस को ध्यान देते हैं, और सिलेबस को ध्यान देते हुए इन जनरल चीजों को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इधर देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं। मीन्स जनरल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमको जैम और जेली बनाना है तो उस जैम और जेली बनाने के तहत हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मालूम है कि चीनी उसमें मिलानी पड़ेगी। तो जैम और जेली में चीनी मिलानी पड़ेगी, तो हम लोग कहेंगे कितना हमें जो है मिलाना पड़ेगा यहाँ पर चीनी को। तो देखिए चीनी का जो सांद्रण हमारा होगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे चीनी का जो सांद्रण होगा वो अब देखिए कितना हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि चीनी का जो सांद्रण यहाँ पर दिया है, चीनी का कितना सांद्रण होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ चीनी के सांद्रण के तहत हम लोग देखेंगे कि चीनी का जो सांद्रण है वो हमारा कितना होगा। हम कहेंगे ये 65% होगा। कितना होगा, 65। मीन्स 65% हमको क्या करना पड़ता है, जैम और जेली में चीनी मिलाना पड़ता है। मीन्स जितना भी हमें जैम जेली बनाना है उस मटेरियल का 65% हमें क्या ले लेना है, चीनी लेना पड़ता है। तो देखिए जनरल सा क्वेश्चन है कि जैम और जेली बनाने के लिए चीनी तो हम मिलाएंगे, लेकिन कितना मिलाएंगे, हम कहेंगे 65% मिलाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, यहाँ पे देखिए फलों या सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। मीन्स जो भी हमारे यहाँ पर फ्रूट्स हैं और हम कहेंगे वेजिटेबल्स हैं उनको काटा जाता है तो भूरापन आता है। ये भूरापन का कारण क्या होता है, हम लोग कहेंगे भूरापन का कारण एंजाइम होते हैं। क्या होता है, भूरापन का कारण एंजाइम होता है। इस भूरेपन रीजन एंजाइम है, इस एंजाइम को रोकने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर किसको रोका जा सकता है, भूरेपन को निम्न के द्वारा। मीन्स कौन सा फाइटर हम इस पर लगा दें जिससे कि फलों और सब्जियों में जो है ब्राउनिश न आए, भूरापन न आए। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भूरापन आता है, भूरापन आने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा भूरापन आता है, प्रोसेस। अब इस ऑक्सीडेशन को हम रोक देंगे तो भूरापन आना बंद हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे किसके द्वारा रोकेंगे, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है हमारा एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी होगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रक्रिया द्वारा ही हमारे जो है क्या होते हैं, जो भी हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या अदर हमारे जो है क्या है फ्रूट से, या हम कहेंगे लाइक दैट जो है कोई भी थिंग से जिसमें ब्राउननेस का प्रोसेस होता है जो है, तो उसे रोकने के लिए हम लोग कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा ही ब्राउननेस आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए।
ताकि अन्य किसी परिरक्षण की आवश्यकता न पड़े। मीन्स हमें प्रिजर्वेशन के लिए जो हम लोग को मालूम है कि प्रिजर्वेटिव्स के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए परिरक्षण हम लोग कहेंगे, ये हमारा देखिए परिरक्षण हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चीनी चाहिए। जो है प्रिजर्वेशन के लिए हमको चाहिए शुगर। इस शुगर को अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा, वहां पर भी जैम और जेली हमारे क्या थे, खाद्य पदार्थ ही थे। उन खाद्य पदार्थों तक यहाँ पर देखिए वहां पर भी चीनी पूछा था, यहाँ पर लगा दिया खाद्य पदार्थ लगा दिया। तो उसके तहत हमारा यहाँ पर देखिए वहां पर हमें मालूम था कि 65% होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमको डी मिलता है 60 से 70%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है। ये हमारे क्वेश्चन प्रिजर्वेशन से है। यहाँ पर देखिए नमक की उच्च मीन्स हाई कंसंट्रेशन हमें लेना है, और हाई कंसंट्रेशन किसका लेना है, नमक का। नमक का हाई कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं तो किस तरह कार्य करती है, नमी को ये हटा देगा नमक, या हम कहेंगे मॉइस्चर को जो है हटा देगा, या एंजाइम की सक्रियता घटा देगा, या माइक्रोब्स के लिए आवश्यक O2 को नमक की सांद्रता घटाती है, या हम कहेंगे डी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हम लोग कहें देखिए जो हमारा नमक है यहाँ पर सॉल्ट ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। हम लोग कहेंगे वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और हम कहेंगे एंजाइम को इनएक्टिव करेगा। एंजाइम को निष्क्रिय करेगा, निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय करेगा। फिर हम कहेंगे माइक्रोब्स। अब देखिए माइक्रोब्स यहाँ पर लिखा गया है, हम कहेंगे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव के लिए आवश्यक O2 को नमक की सांद्रता घटा देती है। मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है नमक को मिलाने से, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को कम कर देता है नमक हमारा। हम कहेंगे वाटर को भी कम कर देता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और एंजाइम की एक्टिविटी को भी घटा देता है। तो इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन अगर हम सॉल्ट यूज करेंगे तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगी, पानी को एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, हम कहें एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा। इस तरीके से हमारे जो भी भोज्य पदार्थ होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए जो है प्रिजर्वेटिव्स हो जाएंगे, मीन्स संरक्षित हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए ये पोषक तत्व हम लोग को मालूम है पोषक तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोषक तत्व मीन्स न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व मीन्स न्यूट्रिएंट, हमारा न्यूट्रिएंट। इस न्यूट्रिएंट को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व। जब इसको हम प्रिजर्व करना है तो करने के लिए कौन सा सोपान मीन्स हम कहेंगे स्टेप, हमारा स्टेप मदद नहीं करता है, यहाँ पर हेल्प नहीं करता है। तो हम कहेंगे प्रेशर कुकर में पकाना, सब्जियों के लिए छिलके को न हटाना, छिलका निकालने से पहले धोना, चावल या दाल को वॉश्ड धोना। यहाँ देखिए वॉश्ड धोना हो गया है, हम कहेंगे वॉश्ड धोना। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। तो कौन सा मदद नहीं करेगा, हम कहेंगे इसको बचाना है। तो यहाँ प्रेशर कुकर में पकाने से ये बचेगा कि नहीं बचेगा, हम कहेंगे प्रेशर कुकर में भी अगर हम पकाते हैं अपने भोजन को तो न्यूट्रिएंट हमारे नष्ट होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि नष्ट होते हैं क्या है, हम कहें जो भी हमारा भोज्य पदार्थ है अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसको हम लोग पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट कुछ न कुछ नष्ट जरूर होगा। जबकि सब्जियों के छिलके को न हटाओ, सब्जियों के छिलकों को अगर हम लोग नहीं हटाएंगे तो क्या हमारे न्यूट्रिएंट बचे रहेंगे। मीन्स कौन सा सोपान मदद नहीं करता सुरक्षित रखने के लिए, हम कहेंगे देखिए एक सोपान हमारा यहाँ पर मिल रहा है, छिलका निकालने से पहले धोना, मीन्स चावल और दाल को वॉश्ड धोना। मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर
चावल हो या दाल हो, अगर इसकी बॉस्टिंग अगर धुलाई हम लोग करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये मदद सुरक्षित करने में नहीं मीन्स यहाँ से हमारा क्या होगा, हाँ हम इसकी अगर धुलाई करते हैं, बॉस्टिंग धुलाई मीन्स हॉट वाटर के तहत इसकी धुलाई होती है, ये हमारा संरक्षित करने में क्या करेगा, जो है मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये मदद नहीं करते, लेकिन सबसे हमारा ज्यादा न्यूट्रिएंट यहाँ पर जो है अधिक न्यूट्रिएंट नष्ट होगा, अधिक अधिक न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट अधिक न्यूट्रिएंट हमारा नष्ट होता है यहाँ पर। बाकी सब के तहत हम लोग कहें कि हल्का फुल्का हमारा न्यूट्रिएंट नष्ट होता है, तो हमारा ऑप्शन इसका क्या सही होगा, फोर्थ सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, मीन्स हम कहेंगे कि हमारे जो भी स्पॉइलिंग का प्रोसेस है, भोजन को स्पॉइलिंग करते हैं, भोजन को हमारा स्पॉइलिंग खराब करना, स्पॉइलिंग स्पॉइलिंग भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया, यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया विकसित होता है, बैक्टीरिया ग्रो होता है, किसमें, अम्लीय माध्यम में ग्रो करेगा, क्षारीय माध्यम में ग्रो करेगा, न्यूट्रल मीन्स उदासीन, हम कहेंगे उदासीन माध्यम में हमारा ये डेवलप करेगा, या सभी में। तो देखिए, बैक्टीरिया का प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे हमारी जो बैक्टीरिया होती है उसको एक बेहतरीन वातावरण चाहिए, बेहतरीन वातावरण के तहत देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो है टेम्परेचर लो हमारा होना चाहिए, बाकी भोज्य पदार्थ में जो एंजाइम होते हैं और हमारा उसका जो पीएच होता है, जो है पीएच के तहत हम लोग कहेंगे कि एसिडिटी और हमारा जो है क्षारकता का प्रोसेस आता है पीओएच से, जो है हम कहेंगे पीएच की प्रक्रिया हमारी अम्लता को शो करती है और पीओएच की प्रक्रिया हमारी क्षारकता का। लेकिन पीएच का हमारा हम कहेंगे कि 1 to 6.99 की प्रक्रिया एसिड की होती है, और हम कहेंगे यहाँ पर 7 हमारा न्यूट्रल का होता है, उदासीन का होता है, और 7 से अधिक की प्रक्रिया हमारी क्षार की होती है, क्षार की। तो देखिए, हमारा बैक्टीरिया है वो एसिड में भी ग्रो करता है और क्षार में भी ग्रो करता है। जब एसिड और क्षार दोनों में ग्रो कर रहा है तो वो न्यूट्रल पे क्या ग्रो नहीं करेगा, हम कहेंगे न्यूट्रल पे भी ग्रो करेगा, एसिड में भी ग्रो करेगा और क्षार में भी ग्रो करेगा। बस अंतर इतना होता है कि जो नेचर है बैक्टीरिया का, उस नेचर के अनुरूप वो ग्रो करता है। कोई कोई बैक्टीरिया एसिड में ज्यादा ग्रो करता है, कोई हमारा क्षार में ज्यादा ग्रो करता है और कोई न्यूट्रल में ग्रो करता है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया हमारे सभी में ग्रो करते हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे हमारा न्यूट्रल हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखिए, टमाटर की सॉस, अचार, मुरब्बे, फलों के रस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है, मीन्स कौन सा प्रिजर्वेंट है जिसको हम लोग मिला दें, टमाटर की चटनी हो गई, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, और हम कहेंगे फ्रूट जूस हो गया। तो ये देखिए फ्रूट जूस है, ये फ्रूट जूस इसी में भी हमारा जो है क्या है मिलाया जाएगा, क्या मिलाया जाएगा जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारा संरक्षित रहे। तो एस्टिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम क्लोराइड है, इसके बाद लायोफिनाइलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कई हमारा यहाँ पर क्या है, केमिकल रसायन है जिसके प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो हमारा सोडियम बेंजोएट। तो देखिए यहाँ पर सोडियम बेंजोएट ही हमारा टमाटर की सॉस, अचार, मुरब्बे और फ्रूट जूस को क्या कर सकता है, जो है प्रिजर्वेटिव कर सकता है। मीन्स इस सभी को लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए इनमें जो है सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम है। मीन्स हीटिंग मीन्स हम कहेंगे हीटिंग तकनीक मीन्स हॉट, मीन्स उष्मा द्वारा हीटिंग तकनीक मीन्स उष्मा द्वारा हम कहेंगे कि भोजन को संरक्षित किया जाता है उष्मा के द्वारा। तो इसे हम लोग इस
विधि को क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग कहेंगे, केनिंग कहेंगे, या क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे, या लायोफिनाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग केनिंग कहेंगे। मीन्स केनिंग की प्रक्रिया होती है डिब्बा बंद, डिब्बा बंद, डिब्बा बंद। मीन्स हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली जो विधि है, मीन्स उसे हम लोग क्या करेंगे? चाहे ड्राई हीट कर लें या हम कहेंगे फैटी हीट कर लें, इसके बाद उसे हम कैनिंग प्रोसेस में रखें, मीन्स डिब्बा में बंद करके उसको रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक संरक्षित रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, जैम बनाने में लिखित का अनुपात है। जैम बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जैम हो या जेली हो। हम लोग का पहला क्वेश्चन मिला था जैम और जेली की तरह। तो जैम और जेली बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर चीनी और पेक्टिन का, जल और पेक्टिन का, फल और पेक्टिन का। डी ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? देखिए, जैम बनाने हो या जेली बनाने हो, इसके लिए हमें चाहिए चीनी और पेक्टिन। पेक्टिन ये हमारा फ्रूट्स से प्राप्त होता है, फ्रूट्स, ये फ्रूट्स से हमारा प्राप्त होता है। तो इस तरह से फलों के हमारे जो क्या होते हैं, फल के हम लोग कहेंगे यहाँ पर मीजोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, इंडोकार्प। मीजोकार्प, इंडोकार्प को ही हम लोग लेकर के क्या करते हैं? जैम जेली का प्रक्रिया तैयार करते हैं। मीन जैम और जेली बनाने के लिए हम लोग जो है फ्रूट्स के जो है मीजोकार्प, ध्यान रहे मीजोकार्प और इंडोकार्प दोनों का यहाँ पर प्रयोग, मीन्स इसे सामान्य भाषा में फलों का गुदक कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग लेकर के, और चीनी का आपको मालूम है कि 65% इसमें चीनी मिला करके जैम और जेली को हम लोग तैयार करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा मिल रहा है 10वां क्वेश्चन। देखिए, डिब्बाबंदी से संबंधित कानून, मीन्स हम लोग को मालूम हुआ कि कैनिन से संबंधित हमारा कानून कब बना। मीन्स जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर उन्हें हमें लॉन्ग टाइम के लिए संरक्षित करना है तो उसे डिब्बा में बंद करके आप रखो। अगर डिब्बे में बंद करके अगर आप नहीं रखते हैं तो उसमें पॉइजनिंग की चीजें आ जाएंगी, वो पॉइजनस हो जाएगा। तो इसके तहत हमारा एक कानून बना, एक एक्ट हमारा बना। उस एक्ट के तहत हम लोग कहेंगे कब बना? तो देखिए, कैनिन एक्ट हम लोग बोलेंगे, कैनिन, कैनिन एक्ट। कैनिन एक्ट हमारा 1970 में बना, 1970 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका एक कानून बना जिसे हम लोग बोलते हैं कैनिन एक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। देखिए, खाद्य पदार्थ संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारा फूड मटेरियल है उसको हम लोग को प्रिजर्व करना है, और वो प्रिजर्वेशन की हमारी जो अवधि है, मीन्स जो टाइम है, टाइम अवधि हम कहेंगे टाइम, मीन्स कितने समय तक के लिए हमको उसको प्रिजर्व करना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो उसके तहत हमारा क्या होगा? जल की मात्रा हमारा ज्यादा संबंधित है, या पोषक तत्वों की मात्रा, या संरचना, या सभी। तो हम कहेंगे जो हमारे फूड स्टफ होते हैं वो खराब होते हैं, किसकी वजह से? हम लोग कहीं स्पॉइलिंग की चीजें हमारी आती है, स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग के हमारे 2 फैक्टर होते हैं। एक हम लोग कहेंगे वाटर होता है, वाटर होता है, दूसरा इंजाइम होता है, इंजाइम। हमारे भोज्य पदार्थ खराब होते हैं इंजाइम के कारण और वाटर के कारण। मीन्स जिस हमारे भोज्य पदार्थ में जितना कम पानी होगा उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होगी, जिसमें जितना अधिक पानी होगा उसकी लाइफ उतने कम होगी। तो हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक वाटर हमारा किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? हम कहेंगे सबसे अधिक वाटर, सबसे अधिक अधिक H2O मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में, मिल्क में सबसे अधिक वाटर पाया जाता है। इसलिए इसका जीवन काल जो है 4 से 5 घंटे होता है, 4 to 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में ये दूध हमारा क्या हो जाता है? फट जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें पानी हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो पदार्थों का जो टाइम पीरियड हमारा लाइफ स्पेन है, किसकी वजह से हमारा जो है कम होता है, किसकी वजह से
अधिक होता है तो हम कहेंगे पानी और एंजाइम की वजह से। जिसमें पानी ज्यादा होगा, एंजाइम ज्यादा होंगे, उसका जीवन काल कम होगा, और जिसमें पानी और एंजाइम कम होंगे उसका जीवन काल अधिक होगा जो है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि जल की मात्रा, क्या कहेंगे, वाटर क्वांटिटी। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए HACCP क्या है। हम कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे HACCP। आप देखिए ये क्या है। हम लोग कहेंगे कि देखिए H मीन्स हमारा होता है हेजॉर्ड, हेजॉर्ड। ए से होता है एनालिटिकल, 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 एनालिटिकल। और सी से होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल। और सी से होता है कंट्रोल, कंट्रोल। एस पी से होता है पॉइंट, पॉइंट। अब कंट्रोल आप समझ गए होंगे, जो कंट्रोल मीन्स संरक्षण, संरक्षण मीन्स आपका जनरली भाषा हम कहेंगे नियंत्रण है, नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ पर हुआ संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे हेराज मीन्स नुकसान होने से बचाने वाला हमारा क्या है, एक हम कहेंगे प्रोडक्ट है, जिसे हम कहें खाद्य सुरक्षा तंत्र है। जो हमारा क्या है, एक हमारा एनालिटिकल ये हेजॉर्ड है, जिसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा एक तंत्र है, जिसके द्वारा हम लोग अपने भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। देखिए पाश्चुराइजेशन, मिल्क का पाश्चुराइजेशन क्रिया द्वारा उसका जीवन काल बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे हमारा दूध खराब ना हो, इसलिए दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है इसको हॉट करते हैं। हॉट करने के बाद उसको डायरेक्ट तुरंत उसको कोल्ड करते हैं। तो हॉट की प्रक्रिया हमारा होती है 70 डिग्री सेल्सियस, 71 डिग्री, या हम कहेंगे 62 डिग्री सेल्सियस भी होती है, हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस भी होती है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के साथ साथ टेम्परेचर भी कौन सा होता है। अगर हम 62 डिग्री, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पाश्चुराइजेशन का जो हमारा पहला प्रोसेस होता है, वो फर्स्ट स्टेप के तहत ही हम आपको बताएंगे कि 62 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पर वाटर को हम लोग 30 मिनट, 30 मिनट तक जो है हॉट कराने के बाद, मिनट तक गर्म करके, गर्म करके तुरंत, तुरंत ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तुरंत ठंडा किया जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण। ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया हमारा जो है मिल्क को हम कहेंगे कि प्रिजर्वेटिव्स करने के लिए किया जाता है। मिल्क प्रिजर्वेटिव्स हमारा क्या एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम दूध को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, क्रीम निकालने किया जाता है, खमीर खत्म करने के लिए किया जाता है, विटामिन बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको ऑप्शनल परेशान करेगा। एक तो हम कहेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए, और दूसरा खमीर खत्म करने के लिए। खमीर का प्रोसेस होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा ही किण्वन होता है जो है, तो होता है किण्वन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पाश्चराइजेशन करते हैं। मीन्स किण्वन ना हो, दूध हमारा खराब ना हो बैक्टीरिया द्वारा, ना कि बैक्टीरिया को मारना ही हमारा उद्देश्य होता है। नहीं, हमारा उद्देश्य होता है अपने भोजन को नष्ट होने से बचाना, या खराब होने से बचाना, या सड़ने से बचाना। तो हमारा ऑप्शनल क्या होगा, फर्मेंटेशन क्रिया को रोकने के लिए जो है, इसे हम लोग क्या करते हैं, खमीरीकरण को बोला जाता है इंग्लिश में फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस को, प्रोसेस को, प्रोसेस को रोकने के लिए, रोकने के लिए हमारा क्या किया जाता है, हम कहेंगे खमीरीकरण किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, 14वां। देखिए यहाँ पर आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण है। आपूर्ति, आपूर्ति हम कहेंगे पूर्ति और आपूर्ति का प्रोसेस होता है। पूर्ति मीन्स सभी को उपलब्ध हो जा रहा है, आपूर्ति मतलब हम कहेंगे सभी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, लेकिन सभी को उपलब्ध होने के लिए हम कहेंगे कि इसकी पैकेजिंग की जाती है। तो हम कहेंगे पैकेजिंग का प्रोसेस क्या है, टेट्रा पैक डिब्बा, दूध की बोतल, दोनों हम कहेंगे दोनों प्रक्रिया हमारी होती है, आपूर्तित पैकेजिंग के अंतर्गत आती हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 15वां। देखिए खाद्य उत्पादों में सही खतरा क्षेत्र है। सही खतरा क्षेत्र मीन्स हम कहेंगे इसमें कौन सा टेम्परेचर है जिसके हम लोग कहेंगे कि नीचे या ऊपर हमारा भोज्य पदार्थ क्या करता है, खराब होता है। मीन्स यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि हमारा खतरा क्षेत्र, डेंजर जोन, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डेंजर, डेंजर जोन, डेंजर जोन। खाद्य पदार्थ में सही खतरा क्षेत्र है, तो हम लोग कहेंगे कि सही खतरा क्षेत्र हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 41 दिया है, 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट डिग्री हमारा होता है। मीन्स इस क्षेत्र पर, इस टेम्परेचर पर हमारे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादातर खराब होते हैं। मीन्स ये डेंजर क्षेत्र हमारा खाद्य उत्पाद में। देखिए 45 से 15 भी है हमारा, और इसके बाद 35 से 120 भी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 35 से, सी ऑप्शन आपका बोल रहा है 35 से 120, तो 35 से 120 क्यों नहीं हुआ, 135 क्यों हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा हाईएस्ट, लोवेस्ट और हाईएस्ट की बातें हैं। मीन्स यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस ये लोवेस्ट है और ये हमारा हाईएस्ट है। मीन्स इस पर हमारा भोज्य पदार्थ है, इसके अगर नीचे है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे है तो प्रिजर्वेटिव है, संरक्षित है, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर 41 अगर आ गया टेम्परेचर तो भोजन में हमारी स्पॉइलिंग आना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद 130 तक के प्रोसेस में हमारा क्या होगा, स्पॉइलिंग होगा। मीन्स इसके बाद भी स्पॉइलिंग होगा, 135 के बाद भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे स्पॉइलिंग होगा। हाँ, लेकिन हम कहेंगे तब कम होगा, इसके पहले कम होगा। यहाँ टेम्परेचर जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम कहें डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी निकलने लगता है, इसलिए उसका जीवन काल बढ़ जाता है। इससे कम है तो कहेंगे पानी का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, इसलिए उनमें उनका सड़न होने लगता है। ये देखिए 41 हम कहेंगे इससे लो टेम्परेचर और इससे हाई टेम्परेचर पर भी हमारे भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, संरक्षित रहते हैं। लेकिन इनके बीच में हमारे भोज्य पदार्थ में सड़न ज्यादा पैदा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 16वां क्वेश्चन। देखिए खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ। हम लोग को मालूम है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट हमारा कब, किस वर्ष में लागू हुआ। अब यहाँ पर देखिए लागू होने की बातें हमारी है तो ये बहुत पहले लागू नहीं हुआ, हम कहेंगे हमें रखने की बातें हैं, ये 2006 में क्या हुआ, लागू हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए परिरक्षण या उसकी रासायनिक यौगिक का सही क्रम है। मीन्स हम कहेंगे जो टेस्टिंग यहाँ पर की गई है, तो फूड स्टफ हमारे जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट हैं, भाई न्यूट्रिएंट के तहत हम लोग कहेंगे कि टेस्टिंग दिया गया। न्यूट्रिएंट यहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट और टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस किस प्रोसेस द्वारा हम अपने किस न्यूट्रिएंट को हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स करते हैं, या हम कहेंगे टेस्टिंग करते हैं कि ये चीजें इतनी है कि नहीं है। तो लाइक देखिए एसिड वैल्यू का संबंध, एसिड वैल्यू का संबंध हमारा फैट न्यूट्रिएंट से है, जबकि माइक्रोजेल्डॉल का संबंध हमारा किससे है, हम कहेंगे प्रोटीन की मात्रा से है। इसके बाद ओसा जोन, हमारा ओसा जोन का प्रोसेस हमारा किससे है, हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर से है। किससे है, मीन्स कार्बोज से। रिड्यूसिंग शुगर हमारा क्या है, हम कहेंगे कार्बोज। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोज और हमारा वसा तीनों दिया गया, तो तीनों का टेस्टिंग आपको मालूम होना चाहिए कि फैट की जो टेस्टिंग की जाती है वो एसिड वैल्यू से की जाती है, प्रोटीन की जो टेस्टिंग होती है वो माइक्रोजेंजाल से होती है, जबकि कार्बोज की हम कहेंगे टेस्टिंग किसके द्वारा होती है, ओसा जोन के द्वारा होती है। तो इस तरीके से हमारा हम कहेंगे कि 17वां का ऑप्शन हमारा डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। देखिए जैम, जेली, सॉस, टमाटर सॉस, मांस या सोयाबीन से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर नमी हमारा निकाला जा रहा है, मीन्स हम कहेंगे वाटर निकाला जा रहा है। तो देखिए H2O निष्कासन, निष्कासन, निष्कासन की प्रक्रिया, प्रक्रिया
डिहाइड्रेशन कहलाती है, हम लोग को मालूम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहलाती है, डिहाइड्रेशन H2O निष्कासन की प्रक्रिया हमारी डिहाइड्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें किससे निकाला जा रहा है, जैम से वाटर निकाला गया, जेली से निकाला गया, सॉस से निकाला गया, टमाटर सॉस से निकाला गया, मांस से, मीट से भी और सोयाबीन से, इन सभी से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। इनसे जो हमारा वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, इसे हम लोग कहें लॉस हो रहा है। इनकी लॉस होने की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे क्या बोली जाएगी, सिनरेशन बोली जाती है। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनरेशन कहते हैं। इसे आपको रटना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, जो भी यहाँ पर फूड स्टफ है, फूड स्टफ से अगर वाटर का प्रोसेस हमारा कम हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिनरेशन। जबकि डिहाइड्रेशन के तहत हम लोग कहेंगे ये हमारा एक जनरल वर्ड है, मीन्स किसी भी चीज से, चाहे फूड स्टफ हो, चाहे ह्यूमन हो, या हम कहेंगे क्लॉथ हो, कपड़े हो, किसी से भी को निकालने की प्रक्रिया हमारी डिहाइड्रेशन होती है। लेकिन ओनली फॉर फूड स्टफ से, जो है भोज्य पदार्थों से हमारा वाटर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे सिनरेशन कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ग्रॉस का तात्पर्य है, ग्रॉस, ये हम लोग कहेंगे ग्रॉस की प्रक्रिया हमारी यहाँ पर जो दी गई है, इसका फुल फॉर्म हमें देखना है यहाँ पर कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ग्रॉस हमारा क्या है, गवर्नमेंट के प्रोसेस के तहत जनरली हमारी क्या रिकॉग्नाइज्ड पे सप्लीमेंट है, या जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सेफ है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जनरली रिकॉग्नाइज्ड पेज सुपीरियर है। लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर पेज की बातें नहीं आती, हम लोग कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ का हम लोग का जो प्रोसेस है वहां पर देखिए गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट हम लोग कहेंगे कि ये प्रक्रिया हमारी किसकी है, हम कहेंगे कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम मीन्स हमें मालूम हुआ कि गवर्नमेंट रिसिप्ट, जी से गवर्नमेंट हुआ, आर से हमारा रिसिप्ट हुआ, और ए से अकाउंटिंग हुआ, और यस से हमारा सिस्टम हुआ। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा जनरल का प्रोसेस है, और वो भी जनरल का प्रोसेस कैसा है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ से हम कहेंगे इसका कोई भी ऑप्शनल सही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है, न कि यहाँ पर जनरली रिकॉग्नाइजेशन पे सप्लीमेंट्स का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। देखिए ब्लॉटिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें ब्लॉचिंग, ब्लॉचिंग आप समझते हैं, ये फ्रूट्स को हम प्रिजर्व करते हैं इसके द्वारा। मीन्स ये हमारी ब्लॉचिंग एक हमारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फल संरक्षण किया जाता है। ब्लॉचिंग के द्वारा फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें सूक्ष्म जीवों को निकालना, हम कहेंगे एसेप्सिस की बातें हैं यहाँ। एसेप्सिस, एसेप्सिस मीन्स सूक्ष्म जीवों को निकाला जा रहा है, या सूक्ष्म जीवों को किल किया जा रहा है, किल किया जा रहा है, या हम कहेंगे एंजाइम को निष्क्रिय अक्रियाशील मीन्स एंजाइम इनएक्टिव की जा रही है, जो है एंजाइम, एंजाइम को निष्क्रिय किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है, या हम कहें रासायनिक क्रिया को देरी करने के लिए। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ब्लॉचिंग हमारा क्या होता है, हम कहेंगे ये हीट प्रोसेस है। मीन्स हम कहेंगे जो हमारे फल हैं उन फलों को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर भी हम कहेंगे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म वाटर में हम अपने फलों को क्या करते हैं, डाल करके उसमें से निकालते हैं। तो उसको डाल करके निकालने के तहत हम लोग कहेंगे क्या जीवों को निकाला जाता है, नहीं, जीवों को नहीं निकाला जाता है। इंजाइम को, फलों में उपस्थित जो इंजाइम होते हैं उनको निष्क्रिय किया जाता है। मीन्स ब्लॉचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक तरीके से हम कहेंगे लॉन्ड्री का प्रोसेस है, धुलाई का प्रोसेस है। इस धुलाई द्वारा हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या होंगे, इंजाइम निष्क्रिय होते हैं, और जो भी डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया होते हैं वो इनसे दूर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर
21 21वां क्वेश्चन देखिए, अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? यहाँ पर जो हमारे सीरियल्स हो, अनाज हो, सीरियल्स मीन्स हम कहते हैं अनाज, जो भी हमारे अनाज हो या हमारे पल्स हो या हमारे जो है क्या हो, फ्रूट्स हो या हमारे जो है एनी ग्रास फैमिली के जो भी हमारे क्या हो, हर्बल प्लांट्स हो, उनके अंकुरण में, अंकुरण मीन्स जन्म होना है, इनको जन्म, जन्म के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? तो देखिए हम लोग कहें क्या पेपिन होता है, ब्रोमोलिन होता है, अमाइलेज होता है, रेनिन होता है, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मिलेगा अमाइलेज, मीन्स अमाइलेज हमारा जो है क्या है, एक ऐसा एंजाइम है कि जो भी हमारे सीरियल से या फूड स्टफ क्या करते हैं, जर्म होते हैं, तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, मीन्स इसके सक्रियता, इसके सक्रियता, सक्रियता के कारण, कारण जर्म होता है, जर्म होता है। तो आइए इस तरीके से हम लोग का 21 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन हमारा, कौन से खाद्य में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम विषाक्त, विषाक्त यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ये हमारा बैक्टीरिया है, आप लोग को मालूम ही होगा कि ये हमारा कैसा बैक्टीरिया है, हम लोग कहेंगे विषाक्त, विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है, मीन्स हम कहेंगे इसके द्वारा हमारा टॉक्सिन पदार्थ निकलता है, ये टॉक्सिन पदार्थ का उत्पादन करता है, संभावना, कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अम्लीय, अधिक अम्लीय डिब्बा बंद खाद्य, बेकरी खाद्य कोई नहीं, तो हम कहेंगे हाई एसिडिक, ठीक है, जो हमारे अधिक अम्लीय डिब्बा बंद। अब कैनिन भी है, कैनिन के तरह हम लोग कहें एसिडिक, मीन्स अम्लीय भोज्य पदार्थ जो कैनिन किए गए हैं, उसमें हमारे जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा टॉक्सिन पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे हमारा भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, जो है टॉक्सिन। आपको मालूम ही है कि इस टॉक्सिन के द्वारा ही हमारे भोज्य पदार्थ क्या होंगे, विषाक्त होंगे, और उसमें भी लिया जाएगा हायर एसिड, ना कि लो एसिड, कम अम्लीय खाद्य नहीं होगा, हमारा क्या होगा, हायर एसिड का होगा, और इसके बाद हम कहेंगे कैनिन के प्रोसेस में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23, 20वां क्वेश्चन हमारा, जैम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हमें मिला जैम जेली आप बनाएंगे, आपको मालूम है कि फ्रूट्स के हम लोग मेसोकार्प, इंडोकार्प और चीनी का प्रयोग करते हैं जैम जेली बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, सिट्रिक अम्ल, चीनी, बेर एवं सेव, और हम कहेंगे डी सभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स में हम लोग लेंगे, फ्रूट्स में क्या लेंगे, हम लोग कहेंगे बेर भी ले सकते हैं, सेव भी ले सकते हैं, और चीनी लेंगे, और थोड़ा नींबू का भी प्रयोग कर देंगे, सिट्रिक एसिड जो है हम कहेंगे नींबू का भी प्रयोग कर देंगे, मीन्स इन सभी के द्वारा हमारा जैम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देखिए परिरक्षक जो नींबू अचार को तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है, हम लोग को मालूम है कि जो हमारे यहाँ पर पिकल्स बनाए गए नींबू के, नींबू का जो पिकल्स तैयार किया गया, उसके परिरक्षण में किसको हम लोग प्रयोग करेंगे, नमक डालेंगे या सोडियम क्लोराइड या सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट, तो किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर सॉल्ट भी हम लोग प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड भी करते हैं, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं। लाइक दैट हमारा सबसे उचित क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग सॉल्ट का ज्यादा प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सॉल्ट का। मीन्स नींबू का जो हमारा पिकल्स होगा उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा उपयुक्त हम लोग कहेंगे अपना सॉल्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सॉल्ट की प्रक्रिया क्या होती है आपको मालूम ही है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और एंजाइम को निष्क्रिय करती है, जिससे कि हमारा अचार ज्यादा दिनों तक चलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। सब्जियों को छोटे छोटे वर्गाकार में काटा जाता है, उस विधि को कहते हैं, यहाँ पर देखिए कटाई का भी प्रोसेस है। सब्जियों को हम लोग छोटा छोटा काटेंगे, बड़ा बड़ा काटेंगे, एकदम छोटा छोटा काटेंगे, एकदम महीन महीन काटेंगे। उसके तहत यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को मालूम है वर्गाकार काटा गया,
वर्गाकार के तहत हम लोग कहेंगे कौन सा काट है हमारा जो है, हम कहेंगे कि ये डाइस है। क्या हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए वर्गाकार, डाइस का प्रोसेस वर्गाकार से है, वर्गाकार से है। हम कहें कद्दूकस का बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े, ये हमारा कद्दूकस है। कद्दूकस मीन्स बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे जो है। और स्लाइस का मतलब होगा चौकोर काटना, चौकोर, चौकोर काटना। अगर सब्जी को आप चौकोर काटते हैं तो हम कहेंगे स्लाइस किया जा रहा है, और बहुत छोटे छोटे टुकड़े में किया जा गया, काटा गया, तो कहेंगे कद्दूकस की काट है वो। और जबकि हम कहेंगे वर्गाकार काटा गया तो हमारा आ जाएगा डाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन आता रहता है कि सब्जियों को या तो हम छोटा काटेंगे या बड़ा काटेंगे, चौकोर काटेंगे या महीन काटेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने से पूर्व अम्लीय खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थों को भिगोने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या हम लोग कहेंगे कि अगर हमें भोजन बनाना है, जो भी भोजन हमको बनाना है, उस फूड स्टफ को, भोज्य पदार्थ को बनाने से पहले उसे हमें पानी में भिगो करके रखा जाता है। तो पानी में भिगो करके रखने से हमारा क्या होगा, हम कहेंगे कि उसके बैक्टीरिया भी और एंजाइम भी हमारे कुछ निष्क्रिय होंगे, और हार्ड फूड स्टफ हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट में चेंज होगा। तो उसके तहत जो प्रक्रिया कहलाती है भिगोने की प्रक्रिया, हम लोग इसको क्या करेंगे, भिगाएंगे। भिगाने की प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाएगी, यहाँ पर देखिए मेरिनेडस, किडवन, मॉल्ट करना, शावरिंग, हम कहेंगे मेरिनेडस कहा जाता है उसे। क्या कहेंगे हम लोग, मेरिनेडस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन। देखिए खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। घरेलू विधि आप समझ ही रहे होंगे कि घर में हम अपने आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए या कुछ समय का प्रोसेस बना करके अपने भोज्य पदार्थों को हम लोग संरक्षित रखेंगे। सुबह के भोजन को शाम तक के लिए, या सुबह के भोजन को अगले दिन तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग किसका लेंगे, कि घरेलू विधि संरक्षण की हमारी क्या है, घरेलू विधि क्या होगी, रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन और नमक और चीनी। हम कहेंगे यहाँ पर सभी का प्रयोग करेंगे। नमक और चीनी का भी हम लोग घरेलू प्रोसेस में प्रयोग करते हैं। और डिहाइड्रेशन मीन सुखाना, हम लोग कहेंगे सुखा करके रखेंगे, सुखाना होता है, सुखा देंगे, वाटर को निकाल देंगे। या हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर मीन्स देखिए एक फ्रीजर होता है, एक रेफ्रिजरेटर होता है। फ्रीजर का प्रोसेस हमारा फ्रीज से होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, जबकि रेफ्रिजरेटर हमारा जो है 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री, मीन्स रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस हमारा 14 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। और हमारा ये मीन्स कोल्ड का प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस किसका है, कोल्ड का है। और ये डिहाइड्रेशन हमारा हम कहेंगे सुखाने का है, ड्राई का है, ये प्रोसेस हमारा ड्राई का है। और यहाँ पर हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन का है, जो नमक और चीनी के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन का है, जो क्या कहेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन्स देखिए कोल्ड के द्वारा भी भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, हम कहें ड्राई द्वारा भी संरक्षित किया जाता है, और हम कहेंगे कि वाटर के एब्जॉर्प्शन द्वारा भी यहाँ अवशोषण हुआ। बाकी हम कहेंगे कोल्ड के प्रोसेस में वाटर को बढ़ा दिया गया, डिहाइड्रेशन में हम कहें वाटर को कम कर दिया गया, और यहाँ पर हमारा नमक चीनी भी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के द्वारा भोज्य पदार्थों को संरक्षित करती है। आइए 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कम खर्च में संरक्षण सिखाने की सबसे उत्तम विधि। अब हम कहेंगे कि हमें प्रिजर्वेशन सिखाना है किसी को, तो कैसे सिखाएंगे, कम खर्च में हमको उसको जो है भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि बतानी है। तो कम खर्च के तहत हम लोग क्या करेंगे, क्या स्पीच द्वारा करेंगे, सामूहिक वार्तालाप से, प्रयोगशाला विधि से, प्रदर्शन विधि से। तो देखिए हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भाषण देंगे तो भी हमारा महंगा पड़ेगा, सामूहिक वार्तालाप करेंगे तो भी होगा, प्रयोगशाला विधि करेंगे तो भी सबसे महंगी होगी। संरक्षण की सबसे महंगी विधि ये होगी, सबसे महंगी, सबसे महंगी, सबसे महंगी ये हमारी विधि होगी।
लेकिन सबसे हमारा क्या है, सबसे उत्तम विधि दिखा रहा है कि ये सबसे उत्तम विधि हमारी क्या होगी, प्रदर्शन की होगी। जो किसकी होगी, प्रदर्शन कर करके दिखाना। हम क्या कहें, प्रदर्शन करके दिखाना, करके दिखाना, करके दिखाना। प्रदर्शनी लगाई जाती है, वो प्रदर्शनी की तरह हम कहेंगे कि प्रदर्शन करके उसको दिखाना, ये हमारी सबसे उत्तम विधि होगी। मीन्स व्यक्ति उसको होते हुए देख रहा है, वो जो पदार्थ को कैसे संरक्षित किया जाता है उसको अपनी आंखों से देख रहा है, तो ये सबसे हमारी क्या होगी, उत्तम विधि होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 29। अंडा तथा दूध संरक्षित रहते हैं, मीन्स अंडे और दूध को, एग और मिल्क को हमको प्रिजर्व करना है, तो कितने हमारे डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यहाँ पर सभी टेम्परेचर हमारे जो दिए गए हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं। मीन्स किस डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारे मिल्क और एग संरक्षित रह सकते हैं, मीन्स काफी समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम अपने दूध को और अंडे को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए मिलाया जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और चेरी ये दो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं। इन दोनों फूड प्रोडक्ट को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, नमक मिलाएंगे, नींबू का रस मिलाएंगे, गंधक अम्ल मिलाएंगे, आलू मिलाएंगे। तो हम लोग को मालूम है कि इसमें मिलाएंगे क्या, हम लोग कहेंगे नींबू का रस। क्या कहेंगे, नींबू का। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम, स्ट्रॉबेरी ही हमारी क्या है, चेरी जैम है। ये हम कहेंगे स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ये देखिए, बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, हम कहेंगे सिट्रस को मिलाया जाता है, मीन्स सिट्रिक एसिड, नींबू में जो आपकी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, गोल्डन ऑबलॉन्ग मान्य मानक है। ये हमारा जो मानक है, क्या स्थानिक संबंध के लिए है, या फर्नीचर व्यवस्था के लिए है, या गृह सज्जा के लिए है, या सभी के लिए है, तो हम कहेंगे हमारा ये स्थानिक संबंध के लिए। किसके लिए है हमारा गोल्डन ऑबलॉन्ग, हमारा जो मेजरमेंट है या स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हमारा स्थानिक लोकल रिलेशन के लिए हमारा इसे मान्यता दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। देखिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, मीन्स सिस्टमेटिक है। भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए हमारी सबसे, हम लोग कहेंगे सबसे अच्छी हमारी, यहाँ पर देखिए साइंटिफिक मेथड जो है, वैज्ञानिक विधि, सबसे अच्छी हमारी वैज्ञानिक विधि होती है। तो कौन सी विधि, मीन्स सबसे अच्छी मतलब समझते होंगे, मीन्स इसके साइड इफेक्ट कम पड़ते हो। मीन्स किस विधि का प्रयोग हम प्रिजर्वेशन के लिए करें जिससे कि उसका साइड, उस विधि का साइड इफेक्ट हमारे भोज्य पदार्थों पर कम पड़े, क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं उसका एक साइड इफेक्ट होता है। जो भी हम कहेंगे प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया का साइड इफेक्ट होता है। दवा भी हम खाते हैं किसी डिजीज के लिए तो उसका साइड इफेक्ट होता है। हम कहेंगे कि कौन सा यहाँ पर प्रिजर्वेशन का एक ऐसा हमारा मेथड है जिसको लागू करने से हम कहेंगे कि साइड इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। तो हम कहेंगे रेडिएशन मेथड जो है, विकिरण विधि, हम लोग को मालूम है, इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएशन मेथड हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ का जो संरक्षण है वो वैज्ञानिक सिस्टम से होता है, मीन्स साइड इफेक्ट उसका बहुत ही कम पड़ता है, भोजन हमारा लॉन्ग टाइम के लिए जो है प्रिजर्वेटिव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, खाद्य संरक्षण की निम्न में से किस विधि में एंजाइम नष्ट हो जाता है, मीन्स एंजाइम को नष्ट करना है हमें। मीन्स कौन सा ऐसा हम जो है क्या कर दें, मेथड यूज कर दें जिससे कि भोज्य पदार्थ का हमारा एंजाइम नष्ट हो जाए। हमने बता रखा है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ है स्पाइलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, मीन्स नष्ट होते हैं, वो किसके वजह से होते हैं, हम कहेंगे वाटर और एंजाइम की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे एंजाइम नष्ट हो जाता है, मीन्स किस मेथड का प्रयोग हम कर दें जिससे कि एंजाइम नष्ट हो जाए। क्या अपरूहन द्वारा होगा, वर्गण
वर्गणहीन करना या निर्जलीकरण करना या अचार बनाना, तो हम लोग को मालूम है डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। हम लोग को इतना तो मालूम ही है कि वाटर को हम लोग क्या कर देंगे? निकाल देंगे। जब वाटर को निकाल देंगे तो हम लोग कहेंगे हमारा भोजन क्या करेगा? लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्वेटिव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बोतल बंद मीन्स से हमारा यहाँ पर कहेंगे बॉटलिंग और कैनिंग, दोनों चीजें हमारा है यहाँ पर। देखिए बोतल मीन्स से हम कहेंगे बॉटलिंग, बॉटलिंग, और यहाँ पर डिब्बा मीन्स कैनिंग, बॉटलिंग और कैनिंग, और पैकेजिंग, 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 ये तीन प्रोसेस हमारा है। ये तीनों के द्वारा हम लोग फूड को क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं। खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? मीन जैविक खाद्य की उपलब्धता बॉटलिंग द्वारा क्या कम होगा? कैनिंग द्वारा क्या कम होगा? पैकेजिंग द्वारा क्या कम होगा? जैविक खाद्य की उपलब्धता कम होगी, हम कहेंगे तापक्रम की उपलब्धता कम होगी, वायु की उपलब्धता कम होगी, पीएच की उपलब्धता कम होगी। मीन्स अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें तो हमें मालूम हो जा रहा है कि वायु की उपलब्धता हम कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो वायु का प्रोसेस है वो बॉटलिंग में भी नहीं हो सकता, कैनिंग में भी नहीं हो सकता, और पैकेजिंग, पैकेजिंग आपको मालूम है कि जितने भी हमारे बेकरी के सामान इस समय आ रहे हैं सब पैकेजिंग में आ रहे हैं, और उस पैकेजिंग के तहत वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो भी आप कुरकुरे या हम कहेंगे बादाम या मूंगफली या हम कहेंगे नमकीन आप खाते हैं, उसमें आपको दिखता होगा कि इसमें गैस भरी है, तो गैस नहीं होती। हम कहेंगे हाँ वो गैस का प्रारूप होता है कि हम हमारा मोनो गैस बोलते हैं उसको, मीन्स एक गैस उसमें डाली जाती है, उस मोनो गैस का नाम लिया जाता है। केवल गैस का नाम नहीं लेते, मोनो गैस का प्रोसेस होता है जिसे हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है। तो इसलिए डाली जाती है कि जो भी उसमें वाटर का लेस मात्रा है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और फूड पदार्थ को हमारे तरोताजा बनाए रखती है। मीन्स हम कहें कि वाटर की उपलब्धता को ये नष्ट कर देती है। अब जब वाटर ये एयर की उपलब्धता को नष्ट कर देती है, जब एयर ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया उसमें कोई भी पनप नहीं सकता, क्योंकि बैक्टीरिया को पनपने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? मीन्स हम कहेंगे कि हमारे भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है, इस मिलावट को हम लोग को रोकना है। इस मिलावट को खाद्य अपमिश्रण निवारण मीन्स इसको रोकने के तहत हमारा एक गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो कब बनाया जो है? तो हम कहेंगे वो एक्ट हमारा बना 1954 में, 1954 में। इस एक्ट के तहत अगर कोई दुकानदार मिलावट के प्रोसेस में पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष की सजा और 50 वर्ष का जुर्माना तय किया गया है। तो उसका सन रहा है आपका 1954। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन। देखिए सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? हम लोग को मालूम है कि जो भी हमारा यहाँ पर सरसों का तेल होता है उसमें मिलावट की जाती है। वो मिलावट किसकी की जाती है? हम लोग कहेंगे आर्जिमोन तेल की जाती है। तो आर्जिमोन की तेल को मिलावट किया गया तो इसका टेस्टिंग होगा। इस टेस्टिंग के द्वारा, किस टेस्टिंग के द्वारा हम लोग कहेंगे कि मालूम होगा कि इसे हमारे जो है सरसों के तेल मिस मस्टर्ड ऑयल में हमारा क्या है? मिलावट किया गया है। तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर के, साइट्रिक अम्ल मिलाकर के, एस्टिक अम्ल मिलाकर के, या सभी हम कहेंगे नहीं यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड मिला करके इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसको जैसे ही आप मिलाएंगे आपके ऑयल में क्या होगा? जो भी हमारा मस्टर्ड ऑयल होगा उसमें एक झाग आएगा, और झाग का रंग कैसा होगा? ब्राउनिश होगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि नाइट्रिक एसिड इसमें मिलाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। बोला खेसारी दाल के लगातार प्रयोग से कौन सा रोग होता है? हम लोग को मालूम है खेसारी का दाल हमारा लाइक दैट ये मटर के दाल के समान होता है, और इसके जो सीड या हम कहें जो फ्रूट्स होते हैं वो लाइक दैट हमारे लेग्यूम के ही साइज के होते हैं। मीन्स हम कहेंगे मटर के ही साइज के होते हैं और सेम कलर के भी होते हैं, और इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो हमारा जो खेसारी की दाल होती है, ये खेसारी की दाल में कॉपर की मात्रा सबसे अधिक होती है। कॉपर की मात्रा
मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अब हम लोग को मालूम है कि कॉपर जहां पर सबसे अधिक होता है, कॉपर हमारे ब्रेन डैमेज करता है। क्या करते हैं हम लोग? ब्रेन डैमेज करता है। ब्रेन का प्रोसेस हमारा न्यूरॉन का होता है। मीन्स हम कहेंगे, देखिए हम कहेंगे यहाँ विकलांगता दे रहा है, विकलांगता। और ये विकलांगता हमारा, हम लोग कहेंगे पैरालिसिस का प्रोसेस हमारा किससे होता है? हम लोग कहेंगे हमारे जो भी न्यूरॉन्स हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कहेंगे पैरालिसिस का प्रोसेस होता है। और इसके तहत जो बीमारी आती है, विकलांगता संबंधित बीमारी, इस दाल से उसको हम लोग बोलते हैं लेथीरिज्म। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? दोनों सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 38 क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल मिलाने से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग आर्जिमोन तेल मिलाते हैं, इसमें ये हमारा मिलावटी तत्व है जो हानिकारक है, उसको अगर हम सरसों के तेल में मिलाते हैं और उसका जब हम लोग यूज करते हैं और जब ज्यादा उसका यूज होता है तो उसके द्वारा हमारा क्या होता है? देखिए ड्रॉपसी, हम कहेंगे रोग होगा हमारा ड्रॉपसी। इस रोग के तहत हम लोग कहेंगे, देखिए मसल से पैरालिसिस होगा। क्या होगा? मांसपेशियों में क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे न्यूरॉन संस्थान मीन्स नर्वस भी हमारा कमजोर होगा। नर्वस नर्वस भी प्रभावित होगा, मसल्स भी प्रभावित होगा, मसल्स। लाइक दैट हम कहेंगे डाइजेशन सिस्टम भी हमारा, हम कहेंगे कि जब हमारे न्यूरॉन से ही गड़बड़ हो रहे हैं तो हमारा ड्रॉपसी पेशीय रोग, नाड़ी संस्थान, न्यूरॉन भी हमारा प्रभावित हुआ तो क्या पाचन तंत्र बच जाएगा हमारा? हम कहेंगे नहीं, पाचन तंत्र भी नहीं बचेगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि सभी हमारे क्या होंगे? सभी हमारे रोगी हो जाएंगे। मीन्स मसल से भी रोगी हो जाएगी, न्यूरॉन्स भी रोगी हो जाएंगे और पूरे आहार नाल भी हमारी क्या हो जाएगी? जो है ग्रसित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हुआ डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है हमारा। खेसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में डॉट डॉट मिलाया जाता है। हम लोग कहें किस में मिलाया जाता है? अभी आपको मालूम हो गया कि इसे हम लोग मिलाएंगे किस में? अरहर की दाल में। खेसारी दाल का प्रोसेस हमारा जो है देखिए कहां पर होता है? अरहर की दाल में मिलाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन। देखिए मूंग दाल, बेसन, चना में मिलावट की जाती है। मीन्स हमारा जो यहाँ पर दिया गया लेड क्रोमेट, खेसारी दाल, मेटालिन येलो सभी तो दिख रहा है पर जिसे लग रहा है कि हमारे चारों ऑप्शनल सही होंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर चारों की बातें नहीं आएगी। ये देखिए मेटालिक येलो, ये हमारा केमिकल होता है, केमिकल होता है। क्या बोलेंगे? ये केमिकल होता है मेटालिक येलो। हम लोग केवल मेटालिन येलो का प्रयोग करेंगे, न कि लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट का प्रोसेस हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग कहाँ करते हैं। अभी खेसारी दाल ही आपको मिला था। लेड क्रोमेट हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग जो है हल्दी में करते हैं। किस में करते हैं? हल्दी में मिलावटी के तौर पर करते हैं। खेसारी की दाल तो आपको अभी मालूम ही है, अभी हमने बताया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हुआ है और इसके साथ ही हम लोग आज की अपनी क्लास बंद करते हैं। कल फिर इसी टाइम हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।